हेलो स्टूडेंट्स, आज आपके सामने फिर तिवारी सर नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ जो है तैयार हैं। और अब आपको जो है नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस 2022 और 23 का बता रहे हैं। और वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूनिट नंबर 2 जो कि आपके पेपर में जरूर पूछा जाता है, इसमें से क्वेश्चन जिसका नाम है मनी एंड बैंकिंग, मुद्रा और बैंकिंग के बारे में। अब वो क्वेश्चंस क्या है? पहला है वस्तु विनिमय प्रणाली किसे कहते हैं, इनकी कमियां बताओ। सेकंड क्वेश्चन है मुद्रा आपूर्ति से आप क्या समझते हैं, इनके घटक बताओ। अगला क्वेश्चन है मुद्रा को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है। अगला है व्यापारिक बैंक के द्वारा शाखा का सृजन कैसे होता है। अगला केंद्रीय बैंकों के प्रमुख कार्यों का उल्लेख करो। और फिर आगे है केंद्रीय बैंकों के द्वारा शाखा को कैसे नियंत्रित किया जाता है। ये 6 क्वेश्चंस जो है आपके इसके अंदर बनते हैं इस यूनिट में। और ये 6 क्वेश्चन से ही आपके क्वेश्चन पेपर में पूछा जाएगा, जिसमें मैं आपको सबसे पहले वस्तु विनिमय प्रणाली के नाम से बताता हूं, यहीं से मैं एक्सप्लेन करता हूं वस्तु विनिमय प्रणाली। अब आप देखिए, वस्तु विनिमय प्रणाली, इसको आप सीसी इकोनॉमी के नाम से जानते हैं। याद रख लीजिएगा, इसका नाम कई बार पूछा जाता है सीसी इकोनॉमी, सीसी अर्थव्यवस्था। इसको सीसी इकोनॉमी भी कहते हैं, इसको सीसी अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। अब है क्या, देखो इसको कहते हैं कमोडिटीज अगेंस्ट कमोडिटी। कमोडिटीज अगेंस्ट कमोडिटी इज नोन एज बार्टर सिस्टम। वस्तु विनिमय प्रणाली का मतलब यह होता है कि वस्तु के बदले में वस्तु का लेन देन वस्तु विनिमय प्रणाली है। कैसे? जैसे आप जानते हो, मान लो आपके पास में गेहूं है और किसी दूसरे व्यक्ति के पास में चावल है। आप क्या करते हो कि उस व्यक्ति को गेहूं दे देते हो और उससे आप चावल ले लेते हो। अब ये दोनों जो आप आदान प्रदान कर रहे हो, लेन देन कर रहे हो, यही वस्तु विनिमय प्रणाली है। तो वस्तु विनिमय प्रणाली जो है बहुत पहले ये चलती थी, जब हमारे देश के अंदर मुद्रा नहीं आई थी। लेकिन आज भी कुछ ऐसे बैकवर्डनेस एरिया हैं इंडिया के अंदर जहां पर मनी का अभाव है, मनी की कमी है। तो वहां पर अभी आज भी वस्तु विनिमय प्रणाली चला करती है, जिसमें इसके अंदर दोष क्या है, इसके अंदर कमियां क्या हैं, इसके अंदर प्रॉब्लम्स क्या हैं, वस्तु विनिमय प्रणाली की क्या क्या कठिनाइयां रही हैं, वो मैं आपको कठिनाइयां बताता हूं। नंबर पहली कठिनाई, ये आप पहली कठिनाई देखेंगे। पहली कठिनाई में है कि दोहरे संयोग का अभाव। क्या कठिनाई है? दोहरे संयोग का अभाव। इसको कहते हैं लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स का क्या मतलब होता है कि एक व्यक्ति के पास उपलब्ध वस्तु दूसरे व्यक्ति के लिए उपयोगी हो और दूसरे व्यक्ति के पास जो वस्तु है वो पहले व्यक्ति के लिए उपयोगी है, तो आप लेन देन कर सकते हो। यही दोहरा संयोग है। आपके पास अगर पेन है और दूसरे व्यक्ति के पास में अगर मार्कर पेन है, अब फॉर एग्जांपल एक टीचर को मार्कर चाहिए, एक स्टूडेंट्स को इंक पेन चाहिए। अब ये दोनों आपस में लेन देन कर लेंगे ना। जब ये आपस में लेन देन कर लेंगे तो इसको कहेंगे दोहरा संयोग। अब इसकी कठिनाई क्या है? दोहरे संयोग का अभाव का मतलब क्या है, क्या कठिनाई है? कई बार टीचर को मार्कर की जरूरत है, लेकिन हो सकता है स्टूडेंट्स को इंक की जरूरत ना हो, इंक पेन की जरूरत ना हो। तो अब वो क्या करेगा? हो सकता है उसको रजिस्टर की जरूरत हो। अब इसमें कठिनाई ये हो जाएगी कि रजिस्टर वाले के पास जाएगा और हो सकता है रजिस्टर वाले को जो है वो जो दूसरे व्यक्ति के पास वस्तु है वो ना उसको जरूरत हो, तो ये आपस में लेन देन नहीं कर सकते। ये फिर कठिनाइयां पैदा कर देती है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि वस्तु विनिमय प्रणाली जो है वो बहुत बड़ी कठिनाई उत्पन्न कर देती है। दूसरी बात देखिए आप, दूसरी बात ये है कि मूल्य के मापन में कठिनाई। ये आप देखिए, द प्रॉब्लम ऑफ मेजर ऑफ वैल्यू। क्या मतलब हुआ कि वस्तुओं को
मुद्रा के रूप में आसानी से आप मेजरमेंट कर सकते हो, लेकिन आप वस्तु को वस्तु के द्वारा मेजरमेंट नहीं कर सकते, उसकी वैल्यू का अनुमान नहीं लगा सकते। जैसे मेरे हाथ में ये पेन है और ये बार्टर सिस्टम की बात बता रहा हूं। एक व्यक्ति जो है वो इस पेन की कीमत जो देगा, हो सकता है 2 किलो गेहूं दे, दूसरा व्यक्ति हो सकता है वो 2 किलो चावल दे, तीसरा व्यक्ति हो सकता है कि 2 किलो दाल दे। अब आप ये देखिए, इस पेन की अलग अलग वैल्यू हुई, कोई तो दाल दे रहा है, कोई चावल दे रहा है और कोई अन्य पदार्थ दे रहा है। इससे इस वस्तु की अलग अलग वैल्यू हो गई। तो ये कठिनाई हो गई कि इसकी एक्यूरेट वैल्यू है क्या। इसलिए वस्तु विनिमय प्रणाली में ये बहुत बड़ी कठिनाई आती थी और इस तरह की कठिनाइयां जो हैं इसने वस्तु विनिमय प्रणाली में उत्पन्न हुई और मुद्रा ने इस तरह की कठिनाइयों को दूर किया है। जैसे कि अब मौद्रिक प्रणाली है, मौद्रिक प्रणाली में पेन का रेट है अगर 20 रुपए, तो आप जो है वो कोई भी व्यक्ति होगा वो 20 रुपए ही देगा। इसकी एक्यूरेट वैल्यू 20 रुपए निकल गई, अन्य अलग अलग वैल्यू नहीं निकली। तो इस जो वस्तु विनिमय प्रणाली थी उसकी कठिनाई को मुद्रा ने क्या कर दिया, दूर कर दिया। तीसरा नंबर है वस्तु के संचय में कठिनाई। वस्तु के संचय में कठिनाई। अब आप देखिए, वस्तुओं को संचित करना, स्टोर करना बड़ा मुश्किल काम होता है। और आप सब जानते हो, ऑल द काइंड्स ऑफ द गुड्स आर पेरिशेबल्स। जितनी तरह की चीजें होती है ना वस्तु के रूप में, सब नाशवान होती है, सब नष्ट हो जाती है। आप इनको एक समय के बाद अगर स्टोर करोगे तो ये बिल्कुल बेकार हो जाते हैं। लेकिन मुद्रा जो ऐसा पदार्थ है जो आप पीढ़ी दर पीढ़ी मुद्रा का यूज कर सकते हो, ये कभी नष्ट नहीं होती, मुद्रा कभी भी नष्ट नहीं होगी। इसलिए हम यही कहते हैं कि अब वस्तु में के संचय में कठिनाई क्या है। मान लो मैं एक एग्जांपल देता हूं, आप गेहूं के स्टोर करोगे, आप चावल के स्टोर करोगे, आप जानवर को एकत्रित करोगे। इनका एक निश्चित समय होता है, 2 साल, 4 साल, 10 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल। इसके बाद क्या होते हैं, ये बेकार हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। लेकिन मुद्रा एक ऐसा पदार्थ है जो कि कभी भी खत्म नहीं होगा। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी मुद्रा चली जाएगी आपकी, दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी मुद्रा आपकी चली जाएगी, तो ये कभी खत्म नहीं होने वाली है। तो इस तरह से क्या कह सकते हैं कि वस्तु के संचय में कठिनाई वस्तु विनिमय प्रणाली ने पैदा की है, अर्थात ये सबसे मुश्किल जो है ये कठिनाइयां होती थी। अगली बात ये है, चौथा नंबर, विभाजन में कठिनाई। विभाजन में कठिनाई। अच्छा, अब आप ये देखिए, विभाजन में कठिनाई का मतलब क्या होता है। मुद्रा को आप आसानी से बांट सकते हैं, बिल्कुल बैलेंस में ले सकते हैं, बराबर बांट सकते हैं। मैं इस चीज को एक एग्जांपल से समझाता हूं। मान लो ये पेन है, ये पेन क्या है, एक बार्टर सिस्टम के अंदर है और आप 2 भाई हैं और इस पेन को बांटना है। इस पेन को मुझे बांटना है दोनों भाइयों के बीच में। कितना मुश्किल काम होगा कि इस पेन को मैं 2 हिस्सों में नहीं कर सकता, ये 2 हिस्सों में नहीं हो सकता। कितना मुश्किल काम हो रहा है। लेकिन मुद्रा ने इस चीज को दूर किया। अगर दोनों भाइयों को पेन बांटना है तो इसको हम बेच करके मुद्रा में बदल लेंगे और मान लो ये मुद्रा में बदल करके हमने 20 रुपए मिले, बेच कर 20 रुपए में मिले और हम दोनों भाइयों में 10-10 रुपए बांट देंगे और इस तरह की प्रॉब्लम हमारी दूर हो जाती है। तो जो मौद्रिक विनिमय प्रणाली है इसने क्या कर दिया कि इस तरह की प्रॉब्लम को बिल्कुल ही दूर कर दिया। तो यही जो थी वो आपके वस्तु विनिमय प्रणाली है और इसकी एक कमियां हैं। अब मैं सेकंड क्वेश्चन आपको बताता हूं, मुद्रा से रिलेटेड सेकंड क्वेश्चन है कि मुद्रा आपूर्ति किसे कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बिल्कुल पेपर में पूछा जाता है, बहुत अच्छी तरह से समझिएगा इसे। 3 नंबर का क्वेश्चन आता है और अगर 1 नंबर में आता है तो इसका कंपोनेंट पूछ लेते हैं। अब आप ये देखिए, मुद्रा आपूर्ति है, मुद्रा की पूर्ति क्या है, मनी सप्लाई क्या है, व्हाट डू मीन बाय मनी सप्लाई, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई।
अब मैं मनी सप्लाई की बात करता हूं, मुद्रा की पूर्ति की बात करता हूं। मुद्रा की पूर्ति से हमारा अभिप्राय, एक शब्द बिल्कुल पॉइंट में रखना, मुद्रा की पूर्ति या मुद्रा की आपूर्ति दोनों शब्द एक होते हैं, याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होना। चाहे वो मुद्रा की आपूर्ति लिखी हो और चाहे वो मुद्रा की पूर्ति लिखी हो, इंग्लिश में उसको हम मनी सप्लाई ही बोलते हैं। तो मुद्रा की आपूर्ति या मुद्रा की पूर्ति से क्या मतलब होता है, याद रखिए, मुद्रा की आपूर्ति जो है इसको एक निश्चित समय बिंदु पर मेजरमेंट किया जाता है। यह शब्द बिल्कुल मत भूलिएगा, इट इज मेजर्ड एट पॉइंट ऑफ टाइम, बिल्कुल पॉइंट ऑफ टाइम पर इसका मेजरमेंट करेंगे। तो एक अर्थव्यवस्था में एक निश्चित समय बिंदु पर जनता के पास जितना करेंसी होती है, और करेंसी में दो शब्द आते हैं जिसको आप सी कहते हो, सी मींस करेंसी। करेंसी में दो चीजें आती हैं, एक नोट आते हैं और प्लस सिक्के आते हैं। तो जनता के पास जितना नोट है और जितना ये सिक्का है, ये हमारी करेंसी बन गई, और इसके साथ मांग जमाएं हैं, डिमांड डिपॉजिट्स कहते हैं, तथा जितना हमारे पास हम जो मांग जमाए बैठे हैं हमारे इकोनॉमी के अंदर, हमारी अर्थव्यवस्था के अंदर, तो उनके जोड़ को हम मुद्रा की आपूर्ति कहते हैं। मुद्रा की आपूर्ति का मतलब क्या हो गया कि एक अर्थव्यवस्था में एक निश्चित समय में जनता के पास जितना करेंसी है और जितना मांग जमाओं का स्टॉक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, मुद्रा की आपूर्ति कहते हैं। और आप देखिए इसके कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं। अब मैं आपको कंपोनेंट के बारे में बताता हूं। इसको डिमांड डिपॉजिट्स कहते हैं, इसको मांग जमा कहते हैं, देखिए आप। अच्छा, अब देखिए संघटक के बारे में बात कर रहे हैं हम। संघटक में क्या होता है, नंबर एक कंपोनेंट में सी मींस करेंसी, दूसरा होता है डी डिमांड डिपॉजिट्स मांग जमाएं, और तीसरा होता है ओडी अन्य जमाएं। इसके यही तीन कंपोनेंट्स होते हैं। जो मुद्रा की पूर्ति है इसके ये तीन कंपोनेंट्स होते हैं। मैंने भी आपको बताया कितने कंपोनेंट्स, करेंसी, मांग जमाएं, अन्य जमाएं, करेंसी, डिमांड डिपॉजिट्स, अदर डिपॉजिट्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आप देखिए तीसरे का आंसर, आप देखिए तीसरे का, मुद्रा को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है। मुद्रा को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है। मुद्रा का वर्गीकरण, अब आप मुद्रा के वर्गीकरण में चार प्रकार होते हैं। पहला प्रकार क्या है, आदेश मुद्रा, दूसरा है न्यास मुद्रा, तीसरा है क्या बोलते हैं उसको, पूर्णकाय मुद्रा, और चौथे को क्या बोलेंगे आप, साख मुद्रा। ये चार वर्गीकरण है मुद्रा के, चार भागों में इसको बांटा गया है मुद्रा को। एक तो आदेश मुद्रा जिसको आप फिएट मनी कहते हैं, दूसरा है न्यास मुद्रा जिसको आप फ्यूडिशरी मनी कहते हैं, तीसरा है पूर्णकाय मुद्रा जिसको आप फुल बॉडीड मनी कहते हैं, और चौथा है साख मुद्रा जिसको आप क्रेडिट मनी कहते हैं। तो ये चार मुद्राएं हैं। अब देखिए मैं सबसे पहले जो बात करूंगा वो आदेश मुद्रा की बात करूंगा। आदेश मुद्रा क्या होती है, देखिए आदेश मुद्रा जो है ये सरकार के ऑर्डर पर छापी जाती है, सरकार के आदेशानुसार छापी जाती है। जैसे नोट है और सिक्के हैं, नोट और सिक्के ये सरकार के आदेश पर छापे जाते हैं।
इसलिए इसको क्या कहते हैं, आदेश मुद्रा कहते हैं। दूसरा नंबर आता है न्यास मुद्रा। न्यास मुद्रा जो होती है वो प्राप्तकर्ता और अदाकर्ता दोनों के विश्वास पर चलती है। जो दोनों के विश्वास पर चले उसी को हम क्या कहते हैं, न्यास मुद्रा, या उसको फ्यूडिशरी मनी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूं, जैसे चेक है, आप किसी कंपनी का चेक अपने पास रखते हैं, अच्छा, तो आप और आपकी कंपनी का विश्वास होता है तभी वो कंपनी को आप चेक देते हैं या लेते हैं। ये दोनों के विश्वास पर अगर मुद्रा चलती है तो उसको हम क्या कहते हैं, न्यास मुद्रा कहते हैं। अगला नंबर आता है पूर्णकाय मुद्रा। ये जो पूर्णकाय मुद्रा होती है इसको हम फुल बॉडीड मनी कहते हैं। और ये जो फुल बॉडीड मनी होती है ये अच्छी तरह से आप समझ लीजिएगा कि जो आप मुद्रा की अंकित मूल्य है उसके वस्तु मूल्य के बराबर होता है। अंकित मूल्य वस्तु मूल्य के बराबर होता है, उसी को क्या कहते हैं, आप उसको पूर्णकाय मुद्रा कहते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल देकर आपको समझाता हूं। मान लो अब 1 रुपए का सिक्का है। अब 1 रुपए के सिक्के पर जो वैल्यू है उसकी 1 रुपए ही है। अब उसका वस्तु मूल्य भी 1 रुपए, उसकी वैल्यू भी 1 रुपए, अब अंकित मूल्य भी 1 रुपए, मौद्रिक मूल्य भी 1 रुपए, वस्तु मूल्य भी 1 रुपए और मौद्रिक मूल्य भी 1 रुपए। तो जब ये दोनों बराबर बराबर चलते हैं ना तो उसी को हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, पूर्णकाय मुद्रा। अच्छा, अगर फॉर एग्जांपल मैं थोड़ा सा और समझा दूं, मान लो 1 रुपए का सिक्का है, अगर वो सिक्का 2 रुपए में उसकी वैल्यू होती, मतलब वस्तु मूल्य इसका 2 रुपए होता, तो लोग बाग उसकी क्या करते कि उस सिक्के को पिघला करके एक वस्तु बना लेते और उसको 2 रुपए में बेचते, तो इससे हमारी इकोनॉमी का नुकसान होता। अब ये चीज क्या है, पूर्णकाय मुद्रा होती है कि जितना वस्तु मूल्य है और जितना उस पर अंकित मूल्य है, जो उसका मौद्रिक मूल्य है, अंकित मूल्य है, दोनों जब बराबर हो जाते हैं तो उसी को हम पूर्णकाय मुद्रा कहते हैं। अगला नंबर आता है साख मुद्रा। क्रेडिट मनी कहते हैं इसको। क्रेडिट मनी में क्या होता है, ये जो वस्तु मूल्य है वो तो कम रहता है लेकिन अंकित मूल्य ज्यादा होता है। जैसे 500 रुपए का नोट है, आप 5 रुपए के नोट को बनाने में भारत सरकार का जो खर्च है वो मान लो 8 रुपए का आता है। 5 रुपए के नोट को कौन बनाता है, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब आरबीआई जो है जब नोट को बना रही है तो उसका खर्च कितना आ रहा है, केवल 8, मान लो 8 रुपए का, और वो मार्केट में वैल्यू उसकी कितनी है, 500 रुपए उसकी वैल्यू है। तो इससे बिल्कुल क्लियर ये हो जाता है कि जब अंकित मूल्य कहीं वस्तु मूल्य से ज्यादा हो तब उसी को हम क्या कहते हैं, साख मुद्रा कहते हैं। तो इस तरह से आज मैंने आपको ये 3 क्वेश्चंस मुद्रा से रिलेटेड समझा दिए हैं और 3 क्वेश्चन के बाद में कल की वीडियो में आगे के ये 3 क्वेश्चंस, व्यापारिक बैंकों के द्वारा साख का सृजन कैसे होता है, बेटा इसको लिख लो। 6 नंबर में ये क्वेश्चन आपके पेपर में आ रहा है, इसको कोई नहीं काटेगा। इस क्वेश्चन को बिल्कुल श्योर करके जाना है आपको, पक्का करके, और एक ये क्वेश्चन 3 नंबर में करके जाना है। बिल्कुल दोनों पक्के क्वेश्चंस बता दिया आपको, ये जरूर आएगा पेपर में। और अब कल की वीडियो में मैं आपको व्यापारिक बैंकों के द्वारा साख का सृजन कैसे होगा ये 6 नंबर का क्वेश्चन बताऊंगा, और केंद्रीय बैंकों के द्वारा कौन से मुख्य कार्य होते हैं और केंद्रीय बैंकों के द्वारा साख का कैसे कंट्रोल किया जाता है। तो ये चीजें जो है कल मैं आपको बताऊंगा। और बस वही बात आपको ध्यान रखना है, हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करते जाओ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, हमारी वीडियो को लाइक करते जाओ, और आगे जितने भी बच्चे हैं सब में ये वीडियो फैला दो। और कोशिश हमारी यही रहती है कि मैं आपको इकोनॉमिक्स अच्छी तरह से समझा सकूं, और मैं पूरी कोशिश आपसे करता रहूं, यही करता हूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।